नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। ताज नगरी आगरा में रक्षक ही भक्षक बन गया। आगरा में पुलिस वाला गुंडागर्दी पर उतर आया। जिस पुलिस के कंधों पर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसने कैसे गुंडागर्दी की वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक युवक सब्जी लेने के लिए पहुंचा था, उसकी जमकर पिटाई कर दी। आरोप था कि युवक ने मास्क नहीं लगाया था, लेकिन इस वीडियो में जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें युवक मास्क लगाया हुआ नजर आ रहा है। चालान करने के बजाय पुलिस युवक के साथ मारपीट कर रही है। ये आगरा की पुलिस की गुंडई का वीडियो है। थाना न्यू आगरा इलाके का ये मामला है। देखिए कैसे पुलिस वाला युवक के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये दो पुलिस वाले हैं और इन दो पुलिस वालों ने उन पुलिस वालों के नाम को भी खराब किया है जो कोविड के दौर में बेहतरीन काम कर रहे हैं, आम लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन दोनों पुलिस वालों को देखिए कि कैसे ये पुलिस की छवि को खराब कर रहे हैं। इससे पूरा पुलिस महकमा बदनाम होता है। इस तरीके के पुलिस वाले जो सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी करते, युवक सब्जी लेने के लिए गया है, आरोप है कि उसने मास्क नहीं लगाया, लेकिन ये वीडियो देखिए, युवक के चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। अगर उसने मास्क सही तरीके से नहीं भी लगाया था तो उसका चालान किया जा सकता था। लेकिन देखिए कैसे उसके साथ जबरन मारपीट की जा रही है। युवक प्रतिरोध कर रहा है, लेकिन पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं हैं। चंद्रकांत शुक्ला इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। चंद्रकांत, ये जो पुलिस वाले हैं ये तो पुलिस की छवि भी खराब कर रहे हैं, सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। कोविड के दौर में कई पुलिस वाले बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पुलिस वाले तो पूरे पुलिस महकमे का नाम खराब कर रहे हैं। जी, आपको बताते चले कि जो एक पुलिसिया जो बर्बरता है, इसकी कहानी का जो वीडियो है, ये आज पहली बार नहीं आया है। इस तरीके के आगरा में पहले भी, पूर्व में भी कई बार ये वीडियो सामने आ चुके हैं, जहां कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करवाते हुए पुलिस के द्वारा जो आम नागरिक हैं, जो अपनी जरूरतमंद जो चीजों के लिए बाहर निकलते हैं, तो उनके साथ में बिना पूछताछ किए हुए, बिना कोई जानकारी दिए हुए उनके साथ में मारपीट करनी शुरू कर दी जाती है। और ऐसा ही कुछ इस वीडियो में देखने को मिल रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक के द्वारा मास्क पहना हुआ है और वह अपने आप को सब्जी लेने की बात कह रहा है, लेकिन पुलिस उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वहीं अगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, आगरा में जो हालात जो बेकाबू हो रहे हैं, तो वहीं जनता भी जो कोविड-19 के जो नियम है उनका पालन नहीं कर रही है। लापरवाही लगातार बरतने को देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए अगर पुलिस की इस तरीके की कार्रवाई की, तो वो साफ तौर पर गलत है। अगर किसी को अगर कोई जरूरतमंद है तो उसको पूछताछ करने के बाद में जो एक कानूनी एक विधिक जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में साफ तौर पर देखी जा सकती है कि पुलिस के द्वारा बेरहमी से उसको पीटा जा रहा है। ये साफ तौर पर पुलिस पे एक जो पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। अब क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तो क्या कोई कार्रवाई इन पुलिस वालों पर हो रही है? क्योंकि ये तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, गुंडई कर रहे हैं, अपनी वर्दी का ये धौंस दिखा रहे हैं। जी, जो ये वीडियो है पूरा ये सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है पूरी तरीके से, और उसमें साफ तौर पर जो उच्चाधिकारी हैं उन्होंने भी इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। उनके द्वारा भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी इसमें पुलिसकर्मी यदि इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल कोई कार्रवाई हुई नहीं है इन लोगों पे? अभी जो उच्चाधिकारी हैं उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि इस पूरे मामले की घटना की जांच की जा रही है कि किस वजह से आखिरकार क्या वजह रही है और जो युवक है उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, और वो जो ये पूरी घटनाक्रम हुआ है उसकी जांच पड़ताल करने के बाद में कार्रवाई की बात कह रही है पुलिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत आपका। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, आगरा की ये तस्वीर है, और किस कदर इस वीडियो को आप देखिए, और इस वीडियो के जरिए आपको समझ में आ रहा होगा कि जो दो पुलिस वाले आपको नजर में आ रहे हैं वो सीधे सीधे अपनी वर्दी का धौंस दिखा रहे हैं, अपनी वर्दी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है, और वीडियो वायरल होने के बाद अब इस मामले में कार्रवाई की गुंजाइश नजर आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं।
लखनऊ डीएम ने भी टीम 9 का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड से लड़ने के लिए टीम 9 का गठन किया। पहले टीम 11 था, फिर उसका नाम बदलकर टीम 9 किया गया। अब लखनऊ डीएम ने भी टीम 9 का गठन किया है। कोरोना के खिलाफ युद्ध में ये टीम 9 काफी अहम रोल प्ले करेगी। ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल को ये टीम सुनिश्चित करेगी। टीम को ट्रेसिंग की जिम्मेदारी दी गई है। अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी इस टीम की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही अस्पतालों में निर्बाध तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहे, ये भी इस टीम को देखने का जिम्मा होगा। जिलों में जो भी स्थिति कोविड-9 को लेकर होगी, ये जो टीम 9 जिसका गठन लखनऊ के डीएम ने किया है, ये टीम पूरी तरीके से कोविड को लेकर हर स्थिति को कंट्रोल करेगी। नीलेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, मुख्यमंत्री के तर्ज पर लखनऊ के डीएम ने भी टीम 9 का गठन किया है। अगर टीम 9 को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है और उनको पूरा कोविड के तहत एक फुल पावर भी दिया गया है, कैसे में उम्मीद की जा सकती है कि डीएम लखनऊ की ये पहल आने वाले दिनों में एक सकारात्मक रिजल्ट दिखाएगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना सख्त रुख दिखाया था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम को लेकर कड़े और ठोस कदम जिला प्रशासन उठाए। जिला प्रशासन को इसलिए मुख्यमंत्री की तरफ से खुली छूट दी गई थी कि वो अपने जिलों में सुनिश्चित करें लॉकडाउन लगाना है और उसके अलावा क्या व्यवस्थाएं करनी है। उसी के तहत राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी के डीएम अभिषेक प्रकाश ने एक बड़ा कदम उठाया है, टीम 9 का गठन किया है। टीम 9 के गठन के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जो लखनऊ में गैस की किल्लत चल रही थी, अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत चल रही थी, वो उस पर निगरानी रखी जाएगी। उसके अलावा जो दवाइयों की कालाबाजारी राजधानी में चल रही थी, चाहे वो इवरमेक्टिन हो या सेवी फ्लू दवाई हो या फिर जो जीवनदायक इंजेक्शन है, उन तमाम जगहों से बरामद हुए थे। उसको लेकर भी टीम का गठन किया गया है कि कहीं पर भी दवाई की कालाबाजारी ना होने पाए। उसके अलावा जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं, उनको समय पर बेड दिलाया जा सके, अस्पताल दिलाया जा सके, उसको लेकर भी अब ये टीम 9 जो बनाई गई है वो जरूरी कदम उठाएगी। अगर उस दौरान कोई लापरवाही देखी जाती है तो जाहिर सी बात है, डीएम लखनऊ ने जो साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि अगर किसी क्षेत्र में जो जिम्मेदारी जिस अधिकारी को दी गई है वो उसमें लापरवाही बरतता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। उसके ऊपर भी वही कार्रवाई होगी जो एक जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर होनी चाहिए जो लापरवाही बरतता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर ये टीम 9 का गठन किया गया वो जिम्मेदारी अगर संभाल लेती है तो राजधानी की स्थितियां बदल जाएंगी। राजधानी के जो मौतों के आंकड़े हैं वो कम पड़ जाएंगे। उसके अलावा जो कोरोना संक्रमित मरीजों का जो रोज आंकड़ा आ रहा है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो गली मोहल्ले जहां पर लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे थे वहां पर सैनिटाइज नहीं हो रहा था, इसकी भी लगातार शिकायतें जिला प्रशासन को हो रही थी। अब जो टीम 9 है उसमें भी निगरानी रखेगी किस गली में कौन सा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके आसपास सैनिटाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, आसपास के लोग उसके जो संपर्क में आए थे उसकी जांच हुई कि नहीं हुई। इन तमाम पहलुओं पर टीम 9 अब निर्णय लेगी और कार्रवाइयां भी करेगी, जिससे कहीं ना कहीं राजधानी में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के ग्राफ पर लगाम लगाई जा सकेगी। अब जरूरत है कि ये टीम 9 वाकई में जमीनी स्तर पर काम करे ताकि जो कोरोना का बढ़ता हुआ ग्राफ है, जो मुख्यमंत्री का निर्देश भी है कि कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ पर लगाम लगाई जाए और जिला प्रशासन सख्ती से अमल करे। तो अब ये टीम को अमल करने की जरूरत है क्योंकि अभिषेक प्रकाश ने टीम का गठन कर दिया है, जिम्मेदारियां बता दी हैं कि कौन क्या देखेगा। तो अब जरूरत है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समय से सुनिश्चित कर लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश। और इस वक्त मेरे साथ खास चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं लखनऊ आईएमए के डॉक्टर अलीम सिद्दीकी साहब। आइए उनसे जानते हैं कि इस कोरोना काल में आम जनता को क्या कुछ वो संदेश देना चाहते हैं। अलीम सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोविड का दौर चल रहा है और इस कोविड के दौर में बीइंग ए प्रैक्टिशनर क्या कुछ आपकी सलाह आम लोगों के लिए होगी? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक मेरी अच्छी होगी। देखिए, इसमें जो करने लायक चीज है वो अभी भी जो बेसिक्स हैं, जो जनता के लिए ये राय है कि जो बेसिक्स है उसको फॉलो करें। बेसिक्स का मतलब मास्क प्रॉपरली लगाएं। लोग क्या करते हैं, मास्क लगाते हैं और नाक को छोड़ दिया खुला। नाक और मुंह पूरी ढकी रहेगी जब आप बाहर निकलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक से दूसरे में दूरी बना के रखेंगे ताकि वायरस ना हो। ये चीज हम लोग कहते कहते थक गए हैं, लेकिन अभी भी लोग, जब आप जाइए तो अभी भी इस बुरी हालत में भी लोग भीड़ लगाने को तैयार हो जाते हैं। तो डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। वायरस के पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं है कि वो चल के चला जा रहा है। हम ही लोग, मैं और आप एक दूसरे को फैला रहे हैं।
तो वायरस को हम लोग वायरस के लिए उबर और ओला का काम नहीं करें, उसको जहां पर है वहीं पर आइसोलेट रखें। दूसरा, जैसे वैक्सीन हो गई, वैक्सीन को लेके बड़ी भ्रांतियां होती हैं। वैक्सीन कृपया करके जरूर लगाएं, वैक्सीन की दोनों डोज लगाएं। वैक्सीन से उसके बारे में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि वैक्सीन अगर हो गई तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। वैक्सीनेशन के बाद आपका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। वैक्सीन से क्या हो रहा है कि कोविड वायरस जब आपके शरीर में आएगा तो वो बुरी प्रक्रिया नहीं कर पाएगा, हल्का फुल्का इंफेक्शन करके छोड़ देगा। तो वैक्सीन लगने के बाद यदि कोई पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसा आ सकता है, ऐसा हो सकता है। वैक्सीन की 70-80% तक एफिकेसी है, तो उसमें जो मेन हमें फायदा होता है कि जो जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं वो लेने से बचते हैं। मैंने तो अपनी दोनों वैक्सीन पूरे टाइम से, बिल्कुल समय से लगवा ली है। जितने भी हमारे डॉक्टर्स फ्रेंड हैं सब ने लगा ली है, और आईएमए की तरफ से और डॉक्टर की तरफ से मैं ये कहूंगा कि इस वैक्सीन को जल्दी से जल्दी लगवाएं, दूरी बनाए रखें, और मास्क में एक और चीज का ध्यान देंगे। जब मास्क हम लोग उतारते और लगाते हैं उसका ध्यान दीजिए कि आपने मास्क लगाया लेकिन उतारते समय उसको चेहरे पर रगड़ के उतार दिया, तो ऐसा नहीं कर। मास्क जब उतारे तो पीछे से उतारें और उसको या तो डिस्पोज कर दें अलग, या अगर आपको रीयूज करना है तो किसी पेपर के लिफाफे में उसको रख के उसको किसी कोने पे रख दे ताकि वो 1-2 दिन बाद वो ड्राई हो जाए। तो केवल जो बेसिक्स है आप उसका ध्यान रखिए। हम लोगों ने आईएमए की तरफ से बहुत सारी हेल्पलाइंस चालू कर रखी हैं। हम लोग जो कोविड के डॉक्टर्स हैं वो जो दूसरे डॉक्टर साहब कुछ छोटी छोटी मेरे सवाल हैं जो लोगों की भ्रांतियां हैं, मैं चाहूंगा आप उसको क्लियर कर दें। उसको लेकर बड़े लोगों में संशय है। आज की तारीख में कहा जा रहा है कि सिंगल यूज मास्क नहीं डबल मास्क लगाना चाहिए, तो कितना फायदेमंद है डबल मास्क? डबल मास्क से थोड़ा सा फायदा बढ़ता है, लेकिन सिंगल मास्क भी बुरा नहीं है। मास्क लगाने के साथ साथ मास्क लगाने और उतारने की प्रक्रिया पे पूरा ध्यान दीजिए। मास्क लगाने का मतलब वो मेरे पूरे चेहरे को उसने ढक रखा है, कहीं भी ढील नहीं रखी। अगर मास्क आपने डबल भी लगाया और नीचे सरका दिया, ऊपर सरका दिया, तो कुछ नहीं, उसका यूज बेकार है। तो मास्क आप एक लगाएं या 2 लगाएं तो और बेहतर है। लेकिन अगर एक मास्क भी आप लगाते हैं और सही तरीके से लगाते हैं, इसके बहुत सारे ऑनलाइन भी आपको डेमो मिल जाएगा कि मास्क लगाना उतारना कैसे है। पूरे समय मास्क लगाए रहें, जब आप घर में आए तो मास्क उतारें और उतारने के बाद तुरंत सैनिटाइज हों और अपने आप को साफ सुथरा करें। सर, किस तरीके का मास्क बेटर होता है? N95 तो देखिए काफी कॉस्टली भी होता है, 250-300 तक आज के तारीख में मार्केट में मिल रहा है, तो हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता जो ये N95 मास्क है। और कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि N95 को आप जैसे प्रोफेशनल के लिए छोड़ देना चाहिए, आम लोग अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी खपत बढ़ जाएगी। तो किस तरीके का मास्क ज्यादा बेटर आप प्रीफर करते हैं? देखिए, N95 या 3 प्लाई सर्जिकल मास्क इसको बोलते हैं, जो सिंपल जो मास्क है 3 प्लाई होता है, वो हल्के से ब्लू कलर का जो आता है, तो वो मैं कहूंगा कि आम जनता यूज कर सकती है। N95 सबसे बेहतर है। अगर आपके पास एक्सेस है तो आप यूज करें, और आप अगर हाई रिस्क सिचुएशन में, जैसे आप हेल्थ प्रोफेशनल हैं, हाई रिस्क सिचुएशन में जा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए जो सिंपल सर्जिकल 3 प्लाई मास्क होता है वो यूज करें। वो 5 से 10 रुपए का होता है। और कपड़े का मास्क जो लोग लगाते हैं ना, बहुत डिजाइनर मास्क, फैशन वाले मास्क, जो कपड़ों के मास्क का कोई बहुत वैल्यू नहीं है। अगर कुछ नहीं है इससे तो बेहतर है कि कपड़ा लगा लें या गमछा लगा लें। लेकिन जो जनरल रिकमेंडेशन में ये करूंगा कि जो 3 प्लाई सर्जिकल मास्क होता है, जो आपको सर्जिकल मेडिकल शॉप से मिल जाता है, उसका इस्तेमाल करें, परंतु सही तरीके से करें। मास्क लगाया गलत तरीके से लगाया तो सब कुछ बेकार है। ठीक। और सर, कई लोगों का डॉक्टर साहब ये भी होता है कि वो रुमाल बांधते हैं, गमछे का यूज़ करते हैं, इसको कितना सेफ मानते हैं? क्योंकि एक मास्क अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये मेरा इनर साइड है, ये मेरा आउटर साइड है, ये मुझे पता होता है। गमछे में या रुमाल में तो पता नहीं चल पाता है, कभी वो नीचे गया कभी ऊपर आया, तो इसको कितना सेफ मानते हैं आप? इसकी देखिए कोई बहुत सेफ्टी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। हाँ, नहीं से तो कुछ बेहतर है कि आप गमछा ही लगा लें। लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप मास्क करें। देखिए, मास्क में कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर 5 रुपए की एक चीज आपकी जान बचा ले रही है, और क्या है ना, आपने जो घर से लोग निकल रहे हैं उन्होंने मास्क लगाया, तो आप अपने घर वालों की भी तो जान बचा रहे हैं। तो एक मास्क के इस्तेमाल से एक परिवार बच रहा है। आप बाहर गए, आप इन्फेक्शन घर में ले आए, घर में जो बूढ़े हैं उनको दे दिया आपने और वो परेशान हो गए।
अगर आप मास्क लगा रहे हैं तो आप अपने और अपने पूरे घर की सुरक्षा कर रहे हैं, तो इसलिए मास्क डिस्टेंसिंग का पूरा इस्तेमाल करें। सर एक और सवाल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, एक बड़ी नामचीन जर्नल है उनका एक रिपोर्ट आया था आज से सप्ताह भर पहले, जिसमें उन्होंने स्टडी किया, बड़े चर्चित, दुनिया भर का चर्चित वो हेल्थ जर्नल है, उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया। पहले हम ये देखते थे कि ग्राउंड में कोई नहीं है, आसपास कोई नहीं है, तो खुला एरिया था, मास्क रिमूव कर लेते थे। उनका ये कहना, रिपोर्ट ये कहती है, आपको शायद संभवतः पता भी होगा, कि अब ये एयर में भी हो सकता है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आप बाहर जा रहे हैं और वहाँ कोई नहीं है, अगर एक बहुत बड़ा हॉल भी है और वो पैक है, तो वहाँ ऐसे जगहों पर तो बिल्कुल भी आप अपने मास्क को रिमूव मत कीजिए, अगर आपके आसपास कोई ना भी हो फिर भी। अब बिल्कुल जो बंद जगह हैं उसमें कई बार हो सकता है कि मान लीजिए एयर मॉइस्ट है, वायरस के लिए कंड्यूसिव है, तो वायरस देर तक हवा में लटक सकता है। तो अगर आप बंद जगह बिल्डिंग्स में जा रहे हैं जहां पे कोई नहीं है, हो सकता है आपसे 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले कोई वहां से निकल गया हो जिसने वायरस को वहां पे रिलीज कर दिया हो, तो स्पेशली बंद जगह में अगर आप लगाए रहें तो बहुत अच्छा है। देखिए, ये सिर्फ अवधारणा, मनोधारणा है कि हम मास्क लगाते हैं तो घुटन होती है, परेशानी होती है, कुछ नहीं होता है। अगर आप इसको सिर्फ आदत डाल लें, आप ये सोचें कि इस छोटी सी गतिविधि से आप अपना, परिवार का, सबका, देश समाज का सुधार कर रहे हैं। अगर गर्मी लग रही है, पसीना, गर्मी लग रही है, घुटन लग रही है, कुछ नहीं होती है, मास्क में हवा आने जाने का पूरा रास्ता होता है। तो मास्क को लगाएं, बंद जगह में अगर जा रहे हैं तो कृपया लगाएं, वो बेहतर रहेगा, एडवाइजेबल रहेगा। ठीक है। अब सर थोड़ा आते हैं ट्रीटमेंट वाले राउंड पे, कि कई लोग ये कहते हैं कि चलिए अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया उसके बाद तो डॉक्टर ही उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको लेकर तमाम सरकारें कोशिश कर रही, आयुष मंत्रालय है वो अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, मेडिकल साइंस भी अपनी ओर से कई सारी चीज़ें कर रहा है। हम इंडियंस काफ़ी ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम अपने, क्योंकि ये पूरा खेल सर इम्यून का है और हमारी इम्यूनिटी किसी बाहरी देश से के कंपैरेटिवली थोड़ा मजबूत है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की डाइट में शामिल हैं। तो आज की तारीख में आप इन्फेक्टेड ना हो इसके लिए क्या कुछ चीज़ें करना चाहिए? देखिए, इन्फेक्टेड ना होगा तो फिर वही बेसिक चीज बार बार मैं कहूंगा, मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग करें, यही चीज इन्फेक्शन से बचाएगी। अगर आपकी इम्यूनिटी बेहतर है, रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बेहतर है, तो वायरस आप पे कम काम करेगा। अगर आपने वैक्सीन लगा रखी है, एंटीबॉडी शरीर में है, तो वायरस कम काम करेगा। तो यही चीजें हैं जो प्रूवन है। बाकी जो जनरल हेल्थ मेजर्स हैं इनको अपनाना चाहिए, जैसे कि यदि कोई आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी लंग कैपेसिटी ऑलरेडी बेहतर है। यदि आप कसरत कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अगर आपका फिटनेस लेवल बेहतर है तो इम्यूनिटी बेहतर है। मान लीजिए डिजीज आई, उसने इन्फ्लेमेशन किया, उसने शरीर को हिलाना शुरू किया, हमला किया, तो शरीर में क्योंकि रिजर्व ज्यादा है तो वो ज्यादा झेल जाएगा। यदि आपका न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन बेहतर है, जो मल्टीविटामिन हम लोग कहते हैं, मल्टीविटामिन ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी और जो जनरल मल्टीविटामिन है, ये तो हर कोई ले सकता है। ये चीज तो आप लीजिए। घर के खाने में जो पौष्टिक खाना कहा गया है, बैलेंस डाइट कही गई है, उसका पालन करें। बैलेंस डाइट का मतलब, सर ये कहा जाता है कि आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि मेडिकल शॉप्स में जो मल्टीविटामिन कैप्सूल्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, लोग खुद से मल्टीविटामिन ले रहे हैं। विटामिन सी कि वो दवाइयाँ प्रीफर कर रहे हैं बनस्पत की, वो जूस पी ले संतरा कैसे, या फिर नींबू दिन में एक कंज्यूम कर ले, उसमें विटामिन सी है। जितने जो खट्टे फल हैं या जो भी सब्जियां हैं जिसको हम खट्टा मानते हैं उसमें विटामिन सी है, लेकिन उस पर न जाकर लोग टैबलेट्स खरीद रहे हैं। कि इसको आप कितना सेफ और बेहतर मानते हैं? देखिए, एक तरह का हाइप बन गया है एक्चुअली, कि जिस चीज को थोड़ा सा हाइप हो गया वो लोग तुरंत खरीद के करना शुरू कर देते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो चीजें खाने से ऑलरेडी मिल रही हैं वो आप खाने से लीजिए। आयरन भी, जैसे किसी को अनीमिया है तो आयरन वाले खाने खाइए, आयरन की गोली आप बाद में खाएंगे। सो जिस आपने कहा कि बिल्कुल सही है कि जो मौसमी फल सब्जी होते हैं, जो नींबू हो गया, जो संतरा हो गया, इस तरह के जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन है, वो आप बिल्कुल लीजिए। तो इसीलिए बैलेंस डाइट का तो यही मतलब हुआ ना। बैलेंस डाइट का मतलब कि हमारे शरीर को जितने न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत थी वो हमने खाने पीने से पूरे कर लिए। ठीक, तो अगर आप ये कर लेते हैं और आप अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं और अगर आप पूरी रात की नींद लेते हैं और आप आधे घंटे 1 घंटे एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आई थिंक
ये आपकी सर इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। एक आखिरी सवाल सर आपसे, आखिरी सवाल, ये जो कहा जाता है कि कई सारे आयुष जो एलोपैथी से या फिर जो होम्योपैथिक वाले हैं, जो आयुर्वेद वाले बताते हैं कि भाप लेना चाहिए, गरारे करने चाहिए, ये बड़ा इफेक्टिव होता है, इसको लोग बड़ा इफेक्टिव मान रहे हैं। हालांकि साइंस आपके हिसाब से वो कितना इसको प्रेफर करता है तो मुझे नहीं पता, बट क्या ये चीज़ें कारगर हैं, ये होम रेमेडीज को लोग यूज़ करना चाहिए, किसी घाटा तो कुछ होता नहीं है सर? देखिए, इसमें ये इनफैक्ट भाप लेना और गरारा करने को हम लोग भी रिकमेंड करते हैं। ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये सारी पैथीज का ट्रीटमेंट है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, उसमें हम लोग भी रिकमेंड करते हैं। भाप और गरारे का जो बेहतर इस्तेमाल है जब आप बीमार नहीं पड़े हैं, तब भाप लेना, गरारा करना, या बहुत लोग जल लेटी करते हैं, तो वो जिसको सूट करता है उसके लिए बेहतर है। बस इसमें थोड़ा सा एक प्रिकॉशन ये होता है कि एक बार आपके मान लीजिए इन्फेक्शन आ गया, फिर आप स्टीम उड़ा रहे हैं, नेबुलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखना होता है कि वायरस को और ना करें और कफ को, बहुत ज्यादा खांसी को इंड्यूस ना करें। तो गरारा करना, भाप लेना बेहतर है, लेकिन अगेन इसको भी ओवरडू नहीं करें। मतलब आपने इतनी भाप ले ली कि जो आपका नेजल म्यूकोसा सीलिया, जो उसका जो लोकल सरफेस है, अगर आप उसको गर्मा के डैमेज कर देंगे तो वो भी नुकसानदेह है। ठीक है, यानी तो दिन में सर, दिन में एक बार या 2 बार हो जाए काफी है? एक बार बेहतर है। जब आप बाहर से आए तो एक बार उसको ले लें, वो बेहतर रहेगा। किसी भी चीज को ओवरडू नहीं करें। ठीक है, अत्यधिक कुछ भी ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, हमसे बातचीत करने के लिए आपने वक्त दिया सर। तो ये डॉक्टर अलीम सिद्दीकी थे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से बता रहे थे कि क्या कुछ आपको इस दौर में करना चाहिए जिससे आप एक हेल्दी जीवन व्यतीत कर पाएं और कोरोना को अपने और अपने परिवार से दूर रख पाएं। बढ़ते आगे, कानपुर से अगली खबर है जहां पर प्रशासन ऑक्सीजन को लेकर एक और बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन ये सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। न्यूज़ और इंडिया की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अपने मरीजों को बचाने के लिए तीमारदार सुबह से ही लंबी लंबी लाइन में लगे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, ना कोई अधिकारी आया, ना किसी प्रकार से की कोई व्यवस्था की गई। तीमारदारों का कहना है कि जो प्राइवेट अस्पताल के सिलेंडर आ रहे हैं उनको जल्दी भरा जाता है, लेकिन आम लोगों को उनकी बारी का इंतजार करते करते थकना पड़ता है, लेकिन उनकी बारी नहीं आती है। ऑक्सीजन की जिद्दोजहद में जहां एक और कानपुर की जनता पल पल तड़प रही है, वहीं अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो कानपुर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। सरकार लगातार दावे भी कर रही है कि ऑक्सीजन की किल्लत बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए न्यूज़ ऑन इंडिया की टीम कानपुर के एक ऑक्सीजन प्लांट में पहुंची है। आप देख सकते हैं लंबी कतार लगी है, लोग परेशान हैं। अपनों को बचाने के लिए उनके तीमारदार एक एक सांसों को के लिए ऑक्सीजन लेने आए हैं। भारी भीड़ आप देख सकते हैं। न्यूज़ ऑन इंडिया की टीम आपको दिखाना चाहती है कि भारी भीड़ लगी हुई है, लोग घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं। लोग चाहते हैं कि उनका जो पेशेंट जो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है उसको किसी तरह बचाया जाए, लेकिन सरकार के जो दावे हैं वो उसकी पोल कहीं ना कहीं न्यूज़ ऑन इंडिया खोल रहा है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है, लेकिन उसके सरकारी आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत न्यूज़ ऑन इंडिया आपको दिखा रहा है कि कैसे लंबी लाइन, लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लगातार लोग परेशान हैं, लोग गुहार लगा रहे हैं सरकार से, लेकिन इनकी सुध लेने वाला ना तो सरकार है, ना तो प्रशासन है, ना ही स्वास्थ्य विभाग है। आपको एक शख्स दिखाता हूं, ये सुबह से लाइन में लगे थे, इनकी बहन भर्ती थी अस्पताल में, लेकिन ये लाइन में ही लगे रह गए और इनका पेशेंट खत्म हो गया। बहुत परेशान है, ऐसे रोते भी लगते आंसू। सरकार को दिखाना चाहते हैं जो सरकार दावे कर रही है। सर आपके साथ संवेदना है न्यूज़ ऑन इंडिया को, आप परेशान हैं। क्या बोले ये बताइए कि सुबह आदमी आता है यहाँ 6 बजे लगा हॉस्पिटल में, पहले यार ले नहीं रहे, किसी तरीके से एडमिट कर रहा है तो बोल रहा है ऑक्सीजन अपनी लेके आओ। अब ये बताइए यहाँ सिलेंडर 25-25 हज़ार रुपये का सिलेंडर खरीदा है, उसके बाद यहाँ 10-10 घंटे लाइन लगा रहो, तब भी गैस नहीं मिल रही हो, पेशेंट ख़त्म हो जा रहा है। तो आपने देखा कि काफ़ी आक्रोश है जिला प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। लोग परेशान हैं, लोग अपनों को बचाना चाहते हैं। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं। लगातार सरकारी लोगों से भी गुहार लगाते हैं, लगातार सरकार से भी गुहार लगाते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े सिर्फ कागज़ों पे ही सिलेंडर की व्यवस्था चुस्त दिखाते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े
न्यूज़ ऑन इंडिया ने पूरी तरह से फेल पाए हैं। कानपुर से रमन गुप्ता, न्यूज़ ऑन इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।